नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी एंड लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों वायुमंडल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने कुछ कुछ टर्म्स बोली थी, जैसे वायुमंडलीय दाब हो गया है ना, और हमारी किस डायरेक्शन में हमारी पवनें चलती हैं। ठीक है, तो आज हम वायुमंडलीय दाब से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वायुमंडलीय दाब है वो एक डिवाइस द्वारा यानी बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। यानी जो वायुमंडल, जो भी हमारा वायुमंडल है वो कितना प्रेशर डाल रहा है, वो किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर की खोज दोस्तों टोरिसेल्ली या टोरिकेली ने की थी। ठीक है, टोरिसेल्ली लॉ दिया था इन्होंने और बैरोमीटर भी इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, जो कि वायुमंडलीय दाब नापता था। अब दोस्तों, वायुमंडलीय दाब हमें नापने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी क्या इसका महत्व है? तो दोस्तों, हमें जो वेदर फोरकास्ट यानी मौसम का पूर्व अनुमान जो लगाने के लिए हमें मदद करता है, वो वायुमंडलीय दाब करता है। तो यानी वायुमंडलीय दाब से ही हमें वेदर फोरकास्ट हम कर पाते हैं कि आगे बारिश होगी या नहीं होगी, आगे कोई तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, आगे मौसम साफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें हम कैसे पता लगाते हैं? वायुमंडलीय दाब द्वारा। ठीक है, एंड दोस्तों, वायुमंडलीय दाब की इकाई की क्या होती है? बार। ठीक है, ये हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे आगे। और एक बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है वायुमंडलीय दाब के द्वारा। यानी कितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है किस किस जगह पे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार। दोस्तों, यह पृथ्वी है, यह 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, यानी इक्वेटर है, विषुवत रेखा। क्लियर? अभी हम नॉर्थ का लेके चलते हैं, उसका सेम ही साउथ में होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 0 से 10 डिग्री तक है, ठीक है, यहाँ पे आपकी कर्क रेखा आ गई और इधर क्या आ जाएगी? मकर रेखा। ठीक है, जो कि 23½ डिग्री है नॉर्थ और ये 23½ डिग्री साउथ। ठीक है, अब ये जो 10 डिग्री है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई ये पूरे 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ तक सीधी पड़ती हैं हमारे यहाँ पृथ्वी पर सूर्य की किरणें। तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा गर्म है। ठीक है, और सबसे ज्यादा गर्म कहाँ है? जो कि इसके आसपास का इलाका है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो जब यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ की हवा क्या होगी? गर्म होगी। और गर्म होगी तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे हवा दाब जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे दाब सबसे कम होगा तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसी वाले एरिया को डोल्ड्रम बोला जाता है। डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक क्या है दोस्तों? हमारा शांत कटिबंध या फिर डोल्ड्रम। और एक और मुख्य कारण है कि यहाँ पे कम दाब है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ वाला हिस्सा ही घूमता है। यानी जो एक 0 डिग्री इक्वेटर है वही सबसे तेजी से घूमती है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे ऐसे जाएगी, तो यानी ये वाला पॉइंट इधर से इधर आया, सेम ही ये वाला ये आएगा पॉइंट इधर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी सेम टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में भी सेम टाइम लग रहा है। लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होगी इसकी स्पीड से, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। तो ये उतने टाइम में छोटी डिस्टेंस कवर कर रही है और ये उतने टाइम में ज्यादा बड़ी डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी वजह से यहाँ से मतलब यहाँ की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होगी इस वाले इलाके से। ठीक है, तो इसी वजह से जब यहाँ की स्पीड भी तेज है, तो इसी वजह से ये भी एक वजह है कि यहाँ पे जो हमें जो वायु दाब मिलता है, ठीक है, जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये जो विषुवत रेखीय जो निम्न वायु दाब है वो कहां से कहां तक है? 10 उत्तरी से 10 दक्षिणी तक है, और इसी को क्या बोलते हैं हम? शांत कटिबंध बोलते हैं, और या फिर डोल्ड्रम भी कहते हैं। तो इसके दो रीजन है, एक तो गर्मी की वजह से वहां पे हवा हल्की हो रखी है, और दूसरा विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। इसके कारण भी यहाँ पे जो वायु दाब है वो बहुत हमें कम देखने को मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहला क्या है? निम्न वायु दाब हमने कहां पे पढ़ा? इक्वेटर के आसपास। अब दोस्तों दूसरा आता है यहां से 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। 35 डिग्री तक क्या है? यहाँ पे दोस्तों हाई प्रेशर बेल्ट है। ये कैसी प्रेशर बेल्ट है? ये बहुत हाई प्रेशर बेल्ट है।
इसको हाई प्रेशर क्यों कहा हमने? क्योंकि जब यहाँ पे जब हवा हल्की हो गई, ठीक है, तो ये सारी हवा कहाँ जाएगी? इधर और इधर भी जाएगी, यानी 30 से 35 तक, ठीक है, इधर भी जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए पहला कारण है कि यहाँ की हवा हल्की होकर यहाँ पहुंच गई, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या बन गई? हाई प्रेशर बेल्ट बन गई, यानी यहाँ पे क्या बन गया? बहुत ज्यादा उच्च दाब वाली पेटी बन गई। और इसी वाली पेटी को दोस्तों हम हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले देख लीजिए कि यहाँ पे एक तो हाई प्रेशर क्यों पड़ा, क्योंकि जो भूमध्य रेखा से भी हवा जा रही है और ऊपर से जो सब पोलर रीजन है यहाँ से भी घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी की यहाँ से भी हवा यहीं आकर के इकट्ठी हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से भी आ रही है हवा और बीच में से भी ऊपर यहाँ तक जा रही है, तो ये इतने एरिया में इकट्ठी हो रही है, इसलिए वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट बन गई दोनों साइड पे, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। क्लियर इतनी बात? अब इसको दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, इसको अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पुराने समय में जब लोग जलयान के थ्रू ट्रेवल करते थे तो वो हवा का यूज करते थे ट्रेवल करने में, ठीक है, तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया और जो उनका जलयान है उसमें वो अपने साथ अश्व भी लेके जाते थे, यानी जो यूरोप के दो लोग हैं, अगर आप मैप देखें, तो यहाँ पे यूरोप के लोग यहाँ से जाते थे, ट्रैवल करते थे समुद्र के रास्ते अपने जलयान में और अपने साथ अश्वों को भी लेके जाते थे, क्योंकि वो वहां पे जाकर के कुछ व्यापार कर सके, ठीक है। लेकिन इस दाब पेटी के पास आते उनका जो जलयान था वो आगे संचालन में, उसके संचालन में दिक्कत होती थी क्योंकि हाई प्रेशर रहता था, तो इसी वजह से वो नाव का या अपने जलयान का बोझ हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, और इसी वजह से इस जगह का नाम क्या लग दिया इन्होंने? हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया, ठीक है। तो इतनी बेल्ट को इसी वजह से क्या बोला जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश बोला जाता है, क्योंकि वहां पे वो जलयान के संचालन के लिए वजन को हल्का करने की वजह से कुछ घोड़े समुद्र में फेंक दिया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। क्लियर? उसके बाद दोस्तों घूर्णन के कारण यहाँ वाला जो दाब है वो भी कम होता है, ठीक है। कुछ दाब कहाँ पे आ गया? ये 45 से 60 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या मिलता है हमें? निम्न दाब मिलती है। ऐसे ही हमें साउथ में भी निम्न दाब मिलता है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी की, ठीक है। और सबसे ऊपर क्या है? 66 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक क्या है? ये फ्रीजिड जोन है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है, और ठंडा रहता है तो यानी यहाँ पे ठंडी हवा है, तो ठंडी हवा है तो मतलब भारी है, तो भारी हवा है, इसलिए हमें अगेन यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। क्लियर? तो यानी बीच में क्या है? सबसे कम प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर चले हाई प्रेशर है, ठीक है, उसके ऊपर चले फिर अगेन कम प्रेशर है, उसके ऊपर चले फिर हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यानी ये इस तरह से हमें मिलता है। इन वाले प्रेशर को क्या बोला जाता है? डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। इनको हाई प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश, उसके बाद अगेन लो प्रेशर है एंड देन अगेन ध्रुवीय हाई प्रेशर, ठीक है, पोल्स का हाई प्रेशर से। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट दोस्तों हमने उच्च वायु दाब पढ़ा था, यानी कि वही हॉर्स लैटिट्यूड जो पढ़ा था, एक बार हम देख लेते हैं इसको भी। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमश कर्क रेखा और मकर रेखाओं से 30 से 35 अक्षांशों के बीच उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं, है ना। आपको मैं रीजन बता चुका हूं। और यह उच्च दाब होने के दो कारण है। पहला विषुवत रेखा, जो कटिबंध यानी डोल्ड्रम जिसको हमने बोला था, शांत कटिबंध से जो हवा गर्म होकर उठ के आकर यहाँ पे इकट्ठी हो गई, पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पृथ्वी की दैनिक गति के कारण यानी रोटेशन घूर्णन के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से, उपध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? जो कि हमारा 45 से 60 के बीच का है, ठीक है। वहां से वायु विशाल राशियों में कर्क तथा मकर रेखाओं पे आकर 35 अक्षांशों के बीच ही आकर के एकत्रित हो जाती है, इसी वजह से यहाँ पे उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो रीजन है कि वहां पे इतना उच्च दाब क्यों है, ठीक है। और इसी उच्च दाब वाले को हम क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट उपध्रुवीय निम्न दाब, ये 45 से 60 तक के बीच रहता है, ठीक है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के निम्न वायु दाब बाहर की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय
निम्न दाब पेटियां कहते हैं। एंड नेक्स्ट पढ़ा हमने ध्रुवीय उच्च दाब, क्योंकि ये 80 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में रहता है, ठीक है। और ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास ही रहता है, क्योंकि वहां पे ठंडक बहुत है, इसलिए हवा ठंडी है तो भारी है, और इसलिए वहां पे दाब जो है ज्यादा है, ठीक है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये बीच में क्या है, इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। उसके बाद क्या है, फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट आ गई 30 से 35 तक के बीच में, ठीक है। इसको क्या बोला हमने, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। नेक्स्ट हमारा 45 से 60 तक के बीच में सब पोलर लो प्रेशर आ गया, ठीक है, घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट यहाँ पे ठंडक बहुत ज्यादा है, इसलिए फिर अगेन हाई प्रेशर। और सेम ऐसे ही हमारा साउथ के लिए यानी दक्षिण के लिए भी चलेगा, लो प्रेशर, उसके बाद हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर, ठीक है। अब इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, पहला तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम वेदर फोरकास्टिंग का पता लगाते हैं। एंड दूसरा, हमारी जो दोस्तों पवनें हैं ना, जो हवाएं चलती हैं बहुत तेज गति से, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसी वजह से हम पवनों की गति और डायरेक्शन भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको करते हैं निर्धारण, उनका डायरेक्शन का। तो ये उच्च दाब आपको समझ में आया कि हमारा वायु दाब कहाँ कहाँ ज्यादा है और कहाँ कहाँ कम है, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं पवन। पवन आप जानते हैं कि भाई पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बहती है, और एक ही डायरेक्शन में बहने वाली हवाओं को विंड करंट या फिर पवन कहते हैं, ठीक है, विंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बहती है हमारी हवाएं, उच्च दाब से निम्न दाब को। अब आप कोरियोलिस इफेक्ट तो जानती हैं, मैंने जब आपको ओशियन करंट्स पढ़ाए थे यानी जलधाराएं पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही क्या होता है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज घूमती हैं और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं हवाएं या फिर ओशियन करंट या जलधाराएं, ठीक है। तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, यानी मुड़ जाती हैं। तो इसलिए जो ये नॉर्थ पार्ट है इसमें क्लॉकवाइज जाती हैं, ठीक है, हवाएं, और साउथ पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज जाती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात। और इसी को ही, क्योंकि ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। पवन निम्न प्रकार के होते हैं, प्रचलित, मौसमी और स्थानीय। बट उससे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरह से हमारी जा रही हैं पवनें। अब ये देखिए भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी, और कैसे चलेंगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगी। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी इस वे में जाएंगी ये, ठीक है। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगेन क्लॉकवाइज चलनी है, तो इसलिए इधर को मुड़ जाएंगी, तो ये क्लॉकवाइज चल रही है। अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी हवाएं, ये इस तरह से ऐसे मुड़ जाएंगी, क्लियर। सेम ऐसे ही साउथ में चलेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी हवाएं, तो मुड़ जाएंगी, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घूर्णन गति यानी कोरियोलिस प्रभाव के कारण। अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी बट एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ में हम, तो ये भी इस तरह से मुड़ जाएंगी। अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी ये, तो ये इस तरह से मुड़ जाएंगी, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हमें ना प्रकार पढ़ लेते हैं पवनों के। तो हमारी 3 तरह की पवनें होती हैं, प्रचलित, मौसमी और स्थानीय। तो प्रचलित पवन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रचलित पवन दोस्तों, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को क्या बोला जाता है, प्रचलित पवन। यानी ये पूरी सालों साल चलती हैं और वो भी एक ही दिशा में, इसलिए इनको प्रचलित पवन कहते हैं। ये दोस्तों 3 तरह की होती हैं, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोस्तों ठंडी होती है, जिनको आप वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखें, ये देखिए यहां से वेस्टर्लीज जा रही हैं, ठीक है, ये है वेस्टर्लीज, और ऐसे ही साउथ में भी वेस्टर्लीज ही चलती हैं, ठीक है। ये पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं, इसलिए उनको ये पश्चिम से आ रही हैं, तो इसी वजह से इनको पछुआ बोलते हैं, पछुआ पवन, ठीक है। नेक्स्ट पोलर यानी पोल, ध्रुवों से आ रही हैं, इसलिए इनको ध्रुवीय बोलते हैं। ध्रुवीय से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेंगी,
ठीक है, ये ध्रुवों से आ रही है पवनें, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पवन। तीसरी थी व्यापारिक। दोस्तों ये कुछ पहले क्या होता था, जो व्यापार होता था वो समुद्र के रास्ते बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उनको ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे हमेशा पवनें चलती रहती है तेज गति में। तो इसलिए वो जो जहाज होते थे उनके बड़े बड़े, उनमें ऐसे शाफ्ट लगा होता था जिसमें उनके बड़े बड़े ऐसे पर्दे टाइप के लगे रहते थे कि जिस तरह से पवन चल रही है तो वो पवन के मदद से ही संचालित होते थे उनके जलयान जो होते थे। तो इसी वजह से वो ज्यादातर ट्रेड इन्हीं पवनों की वजह से होती थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड विंड्स या फिर व्यापारिक पवनें बोला जाता है। ठीक है, तो पछुआ पवन मैंने बताया कि पछुआ पवन क्या है, 40 से 65 के बीच में चल रही थी, वेस्टर्लीज। ठीक है, और ये इन अक्षांशों को जहां चलती हैं दोस्तों, ये बहुत तेजी से चलती हैं, और जब हवा कभी बहुत तेजी से चलती है तो आवाज करती है बहुत अजीब सी। ठीक है, तो इसी वजह से इन वाली पवनों को क्या क्या नाम दिए गए, गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। ये नाम किसके हैं, पछुआ पवनों के, यानी वेस्टर्लीज के हैं, जो कि 45 से 60 के बीच में चल रही हैं। ठीक है, 40 से 65 के बीच में करीब। क्लियर। नेक्स्ट हमने व्यापारिक पवनें पढ़ी। ये ट्रेड विंड्स थी, जिनको किस लिए यूज करा जाता था, व्यापार के लिए। ठीक है, तो ये भी सालों साल चलने वाली पवनें हैं। क्लियर। तो ये लगभग कहां से कहां तक होती है, 30 डिग्री उत्तरी से दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र होती है, उपोषण उच्च दाब के कटिबंधों से भूमध्य रेखा के वायुदाब कटिबंधों की ओर गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों व्यापारिक पवन कोर्स लैटिट्यूड से कहां तक, 0 डिग्री तक। ठीक है, यही व्यापारिक पवनें हैं। ठीक है, कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 30 तक, ऐसे नॉर्थ में हो जाएगा 10 से 30 तक। सेम ऐसे उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर पछुआ आएंगी, एंड सबसे ऊपर कौन सी आएंगी, पोलर यानी ध्रुवीय। क्लियर। ये सालों साल चलने वाली पवनें हैं एक ही दिशा में। ठीक है, तो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलेंगी, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो चलना ही है उनको। ठीक है, और इनको किस लिए, क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही हैं, तो इन ध्रुवों को, इन पवनों को ध्रुवीय पवन का नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी की ओर होती है, और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मौसमी पवन। मौसमी पवन दोस्तों मौसम या समय के हिसाब से परिवर्तन हो जाती है। मतलब जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लूं तो मॉनसून जब आता है इंडिया में तो कैसे आता है, हम देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है, तो मौसमी जो पवनें आती हैं वो यहाँ से ऐसे आती हैं। मॉनसून जो आता है ना, ये कब आता है, जब क्या कहते हैं, जुलाई अगस्त का टाइम हो, है ना, क्योंकि सबसे पहले जो हिट करता है वो केरल को ही करता है ना, केरल राज्य को हिट करता है क्या, मॉनसून। तो मॉनसून जब आता है इधर पूरा हिमालय है, ठीक है, जब ये आती हैं तो यहाँ पे आकर के टकरा के वापस जाती हैं, और वापस कब जाती है ये दिसंबर जनवरी के टाइम पर जाती हैं। तो ये मौसम के हिसाब से आती है पवनें, और मौसम के हिसाब से अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। बट जो प्रचलित पवनें थी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेंगी और पूरे सालों साल चलेंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये मॉनसून पवन जैसे है हमारे इंडिया में, ऐसे स्थल समीर और एक समुद्री समीर पवनें हैं। ये क्या है, ये मौसम के हिसाब से आती हैं, और जब मौसम चला जाता है तो उसी के हिसाब से अपनी दिशा चेंज करके वापस चली जाती हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी मैं बहुत आपको दे सकता हूँ कि जब गर्मियाँ आती हैं, यानी जब जुलाई अगस्त का मौसम में बहुत गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है हमारे उत्तर भारत में, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे जब गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो हवा है वो भी गर्म होगी। अब गर्म होगी तो यानी हवा यहाँ पे क्या होगी, हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो क्या, यहाँ पे कम प्रेशर हो जाएगा, यानी निम्न दाब हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरेबियन सा है ना, अरेबियन सा है, इधर क्या है, इंडियन ओशियन है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल है,
यहाँ पे क्या है, पानी है, पानी में क्या होता है, पानी ठंडा होता है, तो यहाँ की हवा क्या है, ठंडी है, तो यहाँ पे ठंडी हवा है तो यानी भारी हवा है, तो भारी हवा है क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और आप जानते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है पवनें, तो इसी वजह से जो मॉनसून है ये हमारा जुलाई अगस्त के टाइम पे हिट करता है हमारे इंडिया को, ठीक है। एंड देन फिर जब यहाँ पे पहाड़ से टकरा के वापस जाती हैं ये, तो यहाँ पे जाकर के क्या होती हैं, ये वापस कब जाती हैं, दिसंबर जनवरी में। और इसी वजह से यहाँ पे जो ये तमिलनाडु है, यहाँ पे क्या करती है, वर्षा करती हुई जाती है। इसी वजह से जाड़ों की जो वर्षा है वो कहाँ पे होती है, तमिलनाडु में होती है। सबसे पहला मानसून कहाँ हिट करता है, केरल राज्य में। फिर यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है। जब हम इंडिया के भूगोल पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, तो यहाँ से ये चेंज होकर के इधर जाती हैं सारी, ठीक है। और फिर जब आती हैं तब आते हुए तमिलनाडु में वर्षा करती हुई जाती है। इसी वजह से वर्षा काम, जाड़ों की वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु में। क्लियर दोस्तों। लेकिन ये मौसम के हिसाब से होता है, ठीक है। जुलाई अगस्त में आई और दिसंबर जनवरी में चली गई, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये मौसमी पर्वणें हैं, मौसम के हिसाब से अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय पवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय पवन ही ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहली है चिनूक। दोस्तों ये चिनूक जो है वो कहाँ चलती है, वो अमेरिका में चलती है, अमेरिका और कनाडा। अब आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हैं, ठीक है, रॉकी माउंटेन्स है, वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यानी वहाँ पे भी जो पर्वत है वो बर्फ की चादरों से ढका रहता है। लेकिन जो ये चिनूक है ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी पवन है। क्यों, क्योंकि ये एक गर्म पवन है। कैसी पवन है, शुष्क पवन है, गर्म या शुष्क पवन है, जो कि वहाँ की जब चलती है तो वहाँ की जो बर्फ जमी हुई है उनको पिघला के हटा देती है, ताकि कुछ वनस्पति उग पाए, ठीक है, वेजिटेशन वहाँ का उग पाए। और जब उगेगा तो वहाँ के क्या पशुपालकों के लिए फायदेमंद होगा। तो इसी वजह से ये चिनूक कहाँ है, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी हवाएं हैं जो वहाँ पे चलती हैं। कहाँ पे, अमेरिका और कनाडा में। क्लियर। तो चिनूक कहाँ की है, संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी में चलती हैं। कैसी हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवाएं हैं। और ये किसके लिए अच्छी हैं, वहाँ के पशुपालकों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि इन्हें छिलके चलने से बर्फ की चादरें पिघल जाती हैं और ताकि उनको चारा मिल जाए, ठीक है, घास उगने के लिए अच्छी होती है हवा। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों फान। ये दोस्तों यूरोप में चलती हैं फान, जो कि एल्प्स पर्वत श्रृंखला है। अब आप जानते हैं एल्प्स का कहाँ कहाँ विस्तार है, एक तो स्विट्जरलैंड में है और थोड़ा बहुत इटली में है ना। तो ये क्या है, ये एल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे चलती हैं। और ये भी कैसी हवाएं हैं, ये भी गर्म और शुष्क ही हवाएं हैं, जो कि सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ डालती है, स्विट्जरलैंड में। इनके चलने से भी वहाँ की जो एल्प्स पर्वत श्रृंखला में भी बर्फ अच्छी खासी जमती है, तो वहाँ की बर्फ पिघलती है और वहाँ के लोगों के वहाँ के पशुओं के लिए भी चारा मिल जाता है। और दूसरी खास बात है इस फान की कि वहाँ पे जो अंगूर की खेती होती है, उनको अंगूरों को बहुत जल्दी से पकने में मदद करती है ये हवा। तो ये भी बहुत अच्छी हवा है वहाँ के लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है और इसी वजह से पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। और दूसरा क्या था, इसके प्रभाव से अंगूर भी जल्दी वहाँ पे पक जाते हैं। क्लियर। दूसरी है दोस्तों हरमट्टान। हरमट्टान, हरमट्टान क्या है, हरमट्टान दोस्तों अफ्रीका में चलती है, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के आसपास, ठीक है। ये कहाँ पर चलती है, सहारा रेगिस्तान। ये भी कैसी हवा है दोस्तों, गर्म और शुष्क हवा है। बट ये दोस्तों वहां की है ना डॉक्टर विंड के नाम से जानती है, डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है हरमट्टान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको डॉक्टर विंड इसलिए बोलते हैं, जब ये हवाएं चलती हैं, अगर किसी को वहां पे कट लग गया या कोई घाव हो गया, तो जब वे क्या करते हैं, वो इस हवा में जाके, मतलब हवा चल रही होती है तब बैठ जाते हैं, तो इस हवा के चलने से उनके जो घाव हैं, ठीक है, या उनकी कोई भी चोट है, वो बहुत जल्दी ठीक होती है, यानी उनके घाव बहुत जल्दी भरते हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसी वजह से इसको डॉक्टर हवा भी कहा जाता है, जो कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में चलती है। हरमट्टान जो कि एक गर्म हवा है। क्लियर। नेक्स्ट सिराको। सिराको भी दोस्तों सहारा मरुस्थल में चलती है, बट ये एक ऐसी हवा है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाती है। यानी ये चलना शुरू तो करती है अफ्रीका से, बट ये भूमध्य सागर को पार करके इटली और उसके ऊपर स्विट्जरलैंड वहां तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली सिराको हवा कैसी है, ये भी गर्म ही हवाएं हैं, बट ये
अफ्रीका से यूरोप तक चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे मैप में, ये देखिए ये यहाँ से चली गई सहारा मरुस्थल से, ठीक है, ये आ गया भूमध्य सागर, ठीक, ये भूमध्य सागर आ गया, यहाँ से चली और यहाँ पे ये इटली पहुंच गई, ठीक, सिराको। तो ये एक ऐसी हवाएं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा रही है, यानी अफ्रीका से यूरोप तक जा रही है। क्लियर? ये भी कैसी हवाएं? गर्म हवाएं हैं। नेक्स्ट, सिमूम। दोस्तों सिमूम अरबी रेगिस्तान में चलती है। अरब के रेगिस्तान आपने सुना होगा अलादीन वाली मूवी में, ठीक है, तो वहां की कैसी हवा है? ये गर्म और शुष्क हवा है। कौन सी? सिमूम। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लैक रोलर। ये वाली हवाएं कहाँ चलती हैं? ये वाली उत्तरी अमेरिका में ही चलती हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो ब्लैक रोलर है, ये इसको ब्लैक रोलर इसलिए कहा जाए क्योंकि ये धूल भरी आंधी है तो गर्म हवा ही, लेकिन ये क्या चलती है? ये धूल भरी आंधी की तरह चलती है, तो ऐसे ब्लैक हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम ब्लैक रोलर पड़ा है। क्लियर? तो ये धूल भरी आंधी है जो कि कहाँ चलती है? अमेरिका में। नेक्स्ट दोस्तों ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। कहाँ पे चलती है? विक्टोरिया। अब आप जानते हैं विक्टोरिया क्या था? विक्टोरिया एक डेजर्ट है, यानी कि एक मरुस्थल है। अब मरुस्थल कैसे होते हैं? गर्म और शुष्क होते हैं, तो ये भी कैसी हवा है? ब्रिक फिल्डर भी वहां की गर्म और शुष्क हवा ही है जो कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में, वो भी विक्टोरिया रीजन में। विक्टोरिया क्या है? एक डेजर्ट है, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये भी एक गर्म और शुष्क हवा है। क्लियर? नेक्स्ट नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर दोस्तों न्यूजीलैंड में चलती है, ठीक है, न्यूजीलैंड में जो उच्च पर्वत से उतरती है जो हवा, वो भी कैसी होती है? गर्म और शुष्क ही होती है, इसी वजह से ये कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में, नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट है शामल। शामल दोस्तों इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म हवाएं। क्लियर? सांता आना, ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कैलिफोर्निया में चलती है, यानी ये भी कहाँ पे चलती है? अमेरिका में ही चलती है, ठीक है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। सांता आना ये भी क्या है? ये भी एक धूल भरी आंधी ही है, ठीक है, ये भी क्या है? एक धूल भरी आंधी। कोयमसंग दोस्तों ये हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसके नीचे की साइड क्या है? इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, पूर्वी साइड पे, है ना, पूर्वी साइड पे क्या हो जाता है? इंडोनेशिया शुरू हो जाता है, और इंडोनेशिया में क्या है? जावा द्वीप है। ये देखिए ये अंडमान और निकोबार है यहाँ पे, और यहीं से क्या शुरू हो गया? ये इंडोनेशिया शुरू हो गया, और यहाँ पे क्या है? ये रहा जावा द्वीप है। तो ये जावा द्वीप में चलने वाली गर्म हवा है, और ये वहाँ की है ना क्या कहते हैं, जो वहाँ पे तंबाकू की खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो ये वहाँ की जो तंबाकू की खेती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ये हवा, ठीक है। कोयमसंग, ठीक है, तो कोयमसंग हवा कहाँ चलती है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में चलती है, जो कि एक गर्म हवा है, और ये तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। क्लियर? दोस्तों कुछ और स्थानीय गर्म हवाएं हैं, जैसे ट्रेमोटेन है, ये मध्य यूरोप में चलती है। अयाला है, ये फ्रांस में चलती है। वर्गस है, ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है, ठीक है। लू आप जानते ही हैं हमारे उत्तर भारत में चलती है लू, तो है ना, कौन से महीने में चलती है? जून और जुलाई के महीने में ज़्यादातर देखी जाती है चलती हुई, ठीक है। सुखोवे है, ये रूस और कजाकिस्तान में जाकर के चलती है, ठीक है। ये भी सारी क्या हैं? गर्म हवाएं हैं। क्लियर? दोस्तों जिस तरह से हमारी गर्म हवाएं चलती हैं उसी तरह से ठंडी हवाएं भी चलती हैं। अब कुछ शीतल हवाएं भी देख लेते हैं, जैसे मिस्ट्रल कहाँ चलती है? स्पेन और फ्रांस में, यानी साउथ अमेरिका के पार्ट में चलती है, यूरोप में चलती है। पेम्पीरो आप जानते हैं कि अर्जेंटीना के जो घासिया मैदान थे वो पंपास थे, ठीक है, तो पेम्पीरो कहाँ पे चलती है? अर्जेंटीना में, जो कि एक ठंडी हवा है, ठीक है। नेक्स्ट विलीवाव अलास्का में चलती है, जो कि एक अमेरिका का ही पार्ट है। पॉनेटी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। विली विली चलती है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। नार्दर या नॉटी भी कहा जाता है कहीं कहीं, इनको ये चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में ही चलती है ये भी हवा। केप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक से नाम से भी जानते हैं इसको कई जगहों पे, ये कहाँ चलती है? ये भी हमारी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। और ये सारी कैसी हैं? ये शीतल हवाएं, यानी ये ठंडी हवाएं हैं। सारी की सारी ये कैसे कहाँ पे चलती है? स्थान, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान या रीजन में चलती है, इसलिए ये सारी क्या है? स्थानीय पवन है। क्लियर? चलिए दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल दैट, थैंक यू।